गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 18वें अध्याय वमन विरेचन विधि का प्रारंभ किया था पार्ट फर्स्ट में। आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले हमने वमन विधि के बारे में पढ़ा था। वमन विधि में प्रावृट आदि साधारण ऋतु और इसके अलावा साधारण ऋतु की बात करें शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन को माना गया है। इसमें कफ उत्कृष्ट आहार पेशेंट को खिलाया जाएगा। उसके बाद जब वो उसको जीर्ण हो जाए उसके बाद उसको दोबारा से कफ उत्क्लेशक आहार कंठ तक पिला दिया जाएगा, जिसमें बालक, वृद्ध, नपुंसक, डरपोक आदि के लिए मद्य, दूध, गन्ने आदि का रस और मांस रस को पिलाने के लिए बोला गया है। इसमें विशेष रूप से सेंधा नमक और मधु का प्रयोग किया गया जो कफ का नाश करने वाला है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर 3 प्रकार के कोष्ठ बताए। कोष्ठ बेटा यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बोला गया है। इसमें मृदु, मध्य और कठिन कोष्ठ 3 प्रकार के हैं। इसको ध्यान में रखकर आपको मेडिसिन देना है। इसके अलावा मंत्र आप लोगों को सभी को पता है। औषध की मात्रा जब रोगी को पिला दें, आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन ही शुड वेट फॉर 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त में बेटा 48 मिनट्स होते हैं, ये बात आप लोग मार्क कर लेंगे। और उसके बाद कुछ देर प्रतीक्षा करें। जीभ चलाना और मुख से लाला स्राव आरंभ होने पर, जीभ से लाला स्राव ये कहता है कि अपीयरेंस ऑफ प्री वोमिटिंग सिम्टम्स, नोजिया जैसी कंडीशन होती है, सलाइवेशन होता है मुंह के अंदर। ही शुड ट्राई टू वोमिट, और उसको वमन करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करेगा वो? अपने 2 फिंगर्स को और या एरंड नाल को और या कमल की नाल को गले और तालू में किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते हुए, मतलब आपको इंजरी नहीं कर लेनी है अपनी थ्रोट के अंदर। और कहता है सिटिंग ऑन अ सीट ऑफ द हाइट ऑफ द नी, अपनी घुटनों के जितने ऊंचे स्थान पर। क्या कहता आचार्य? घुटनों के बराबर ऊंचे आसन पर बैठे। और दूसरा सहायक वमन करवाते समय पार्श्व, आपकी जो रिब्स वाला रीजन है उसको और आपके माथे को, फोरहेड को पकड़े जब आपको वमन आ रहा है पेशेंट को। और क्या कहता है कि एम्ब्लाइकल रीजन में नीचे से ऊपर की ओर उसको अपवर्ड मूवमेंट की तरफ उसको मसाज करे। हिज अम्ब्लाइकल रीजन एंड बैक शुड बी मसाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोषानुसार वमन के द्रव्य बतलाए हैं आचार्य ने। क्या कहता है? वमन मूल रूप से कफ के लिए ही है। आप लोगों को सभी को पता है कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा है। इसमें तीक्ष्ण, उष्ण और कटु द्रव्यों का प्रयोग है। और पित्त में शीतल और मधुर द्रव्यों का प्रयोग है। और वात में स्निग्ध, अम्ल और लवण द्रव्यों के प्रयोग के लिए आचार्य ने बोला है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसको अगर मॉडर्न उसमें काउंट किया जाए तो इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ कफ वोमिटिंग शुड बी इंड्यूस्ड विद ड्रग हैविंग प्रॉपर्टीज़ लाइक पेनिट्रेटिंग, हॉट एंड पंजेंट, जो उष्ण, तीक्ष्ण और कटु हों। पित्त में ड्रग्स ऑफ स्वीट एंड कोल्ड प्रॉपर्टीज़ वाली हों। वात में कफ विद ड्रग्स ऑफ अनक्यूटस, मैंने आपको स्निग्ध जो बताया अनक्यूटस बोलते हैं उसको। सौर एंड साल्ट, और क्या कहता है अम्ल और लवण रस, सौर माने अम्ल, साल्ट माने लवण रस की प्रॉपर्टीज़ वाले रसों का प्रयोग आचार्य ने किया है। क्या कहता है आगे कि पित्त का आना आरंभ होने अथवा कफ की समाप्ति दिखने पर तक वमन कराना चाहिए। पित्त का आना प्रारंभ हो जाए, मतलब सलाइवेशन टाइप आना प्रारंभ हो जाए, लाइट, और कफ की समाप्ति दिखने लगे और कफ बाहर आना बंद हो जाए तो हमें वमन तब तक कराना चाहिए। ये याद रखेंगे। क्या कहता है? वोमिटिंग शुड बी अलाउड टिल द अपीयरेंस कमिंग आउट ऑफ पित्त एंड कंप्लीट एक्सपेलिंग ऑफ कफ। ये बात
बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कब से कब तक हमें वमन कराना चाहिए, सम्यक योग क्या है वो इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, नेक्स्ट इज हीन वेग में क्या कर्तव्य रखेंगे। कहता है कि अगर रोगी पूरी तरह से वमन ना कर रहा हो और पूरी तरह से वमन ना हुआ, इफ बाउट्स जिसको वमन बोलते हैं आर इनसफिशिएंट, दे शुड बी इंड्यूस्ड अगेन बाय ड्रिंकिंग वाटर बॉइल्ड विद कण, धात्री, सिद्धार्थ एंड सॉल्ट। क्या कहता है कि पिपली, आंवला, सरसों, नमक से उसको बार बार वमन करवाने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहता है, अयोग का क्या लक्षण है, वमन वेग की प्रवृत्ति न हो, लेस बाउट्स आए, अयोग नॉन कमेंसमेंट्स ऑफ बाउट, और बाउट कम ऑन विद हिंडरेंस और एलिमिनेशन ऑफ द मेडिसिन ओनली। और क्या कहता है कि केवल औषध द्रव्य और जो उसको पिलाया गया है वही रुकावट के साथ वेगों का प्रवृत्त होना या वमन वेग का प्रवृत्त न होना, अकेली औषध का ही बाहर आ जाना, ये अयोग है। और इसमें नोजिया, प्री वोमिटिंग सिम्टम जो है, केवल सलाइवा का, थूक का बाहर आना, कंडू, इसमें इचिंग का होना, कोट, अपीयरेंस ऑफ स्किन रैशेज और ज्वर, फीवर आदि का होना, ये वमन के अयोग के लक्षण हैं। और सम्यक योग क्या है, प्रॉपर बाउट्स किसको बोलेंगे, बाउट्स को यहाँ पे फिर ध्यान से सुन लेंगे सभी लोग कि बाउट्स को यहाँ पे वमन के वेग को बोला गया है। सम्यक वमन के वेग में क्या होता है, कफ, पित्त, वायु बिना रुकावट के प्रवृत्त होते हैं। कहता है कफ, पित्त एंड वात कमिंग आउट इन सक्सेसिव ऑर्डर विदाउट एनी हिंडरेंस, बिना किसी रुकावट के बाहर आते। हिंडरेंस माने रुकावट, याद रखेंगे। मन की प्रसन्नता, स्वस्थता और वेग का स्वयं बंद हो जाना। मन की प्रसन्नता से है कामनेस ऑफ द माइंड, सिजेशन ऑफ वॉमिट वाटर्स ऑन इट्स ओन, कहता है कि वमन के वेग का अपने आप रुक जाना, और एब्सेंस ऑफ फीचर्स ऑफ इनएडिक्वेट बाउट्स, और जो अयोग के या हीन वेग के जो लक्षण हैं उन सभी का हट जाना। फीलिंग ऑफ नॉट टू मच ऑफ डिस्कम्फर्ट, और कहता है कि बिना किसी परेशानी के मन की प्रसन्नता से अयोग में जो लक्षण बतलाए उनके विपरीत होते हैं और बहुत पीड़ा भी नहीं होती है। क्या कहता आचार्य, अति योग का लक्षण, कहता है वह अति योग में वमन द्रव्य में मटेरियल्स विल बी फ्रोदी, मतलब झागदार बाउट्स निकलेंगे। और कहता है ग्लिस्टरिंग पार्टिकल्स, कहता है जैसे मोर के पंख रहते हैं ना, कलरफुल रहता है मोर का जो पंख रहता है, उसके समान चंद्रिकाएं, मोर के पंख के रंग के समान चंद्रिकाएं, और रक्त का निकलना वमन में, बाउट्स के अंदर ब्लड का बाहर आना। क्या कहता है, पेशेंट विल एक्सपीरियंस वीकनेस, कमजोरी, कृशता, बर्निंग सेंसेशन, दाह, और ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, गले के अंदर सूखापन, और गिडीनेस, क्या कहता है, चक्कर आना, पावरफुल डिजीज ऑफ वात ओरिजिन, और भयानक वात रोग, तथा शुद्ध रक्त के निकलने से, जिसको जीव रक्त भी कहा गया है। जब आप लोग चरक संहिता के उत्तरार्ध में जाएंगे तो आप वहाँ कल्प और सिद्धि स्थान में जीव रक्त के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेश ब्लड के बाहर आने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। क्या कहता आचार्य, जब भली प्रकार से वमन हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब भली प्रकार से वमन हो गए तो थोड़ी देर आश्वासन देंगे, आराम करवाएंगे। पेशेंट शुड बी इन कंफर्ट एंड एनकरेजिंग वर्ड्स, मेड टू इनहेल एनी काइंड ऑफ स्मोक, धूमपान करवाएंगे। यहाँ पे कहता है आचार्य ने बतलाया कि धूम पिलाएं, जो मध्यम और तीक्ष्ण इनमें से कोई एक धूम पिलाना चाहिए उसको। और स्नेह विधि में बताया हुआ आहार विहार, उष्णोदक उपचारी स्यात्, उसको खाने पीने नहाने धोने सब के लिए उसको गर्म जल का प्रयोग कहेंगे। कहता है एंड देन अलाउ टू फॉलो द रेजिमेन सिमिलर टू आफ्टर केयर ऑफ ओल्यूशन थेरेपी, जिस प्रकार से स्नेहन कर्म करने के बाद रोगी की रक्षा की जाती है उसी प्रकार से वमन करवाने के पश्चात भी रक्षा करनी चाहिए। क्या कहता है, वमन किए व्यक्ति के लिए पथ्य क्या है, कहता है उसके बाद आफ्टर दैट इन द इवनिंग और नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर फीलिंग हंग्री,
और उसे भूख लगने के बाद स्नान के पश्चात विद वार्म वाटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। तो व्रक और उसमें तैल पान करता है, तो वहीं पर आप लोगों को बताया था मैंने कि उसमें शीत जल का प्रयोग है, लेकिन उसके अलावा सभी जगह गर्म जल का ही प्रयोग करेंगे। और क्या कहता है, ही कैन ईट द मास प्रिपेयर्ड विद रेड राइस, लाल शाली चावल के साथ वो भोजन करे। आचार्य ने बतलाया है कि ही इज़ नॉट फीलिंग हंग्री, ही शुड एडहियर टू द फॉलोइंग रेजिमेन ऑफ पेया, थिन ग्रुएल। दिस रेजिमेंट इज कॉल्ड संसर्जन क्रम। जब संसर्जन क्रम के लिए आचार्य ने बतलाया उसको, कहता है कि प्रधान, मध्य और अवर 3 प्रकार की शुद्धि शरीर की होती है। उसमें शुद्ध हुआ मनुष्य पेया, विलेपी, अकृतयूष और कृतयूष, अकृत मांसरस, कृत मांसरस, इनको 3 भोजन समयों में, 2 भोजन समयों में और 1 भोजन समय में क्रमशः बरते। अर्थात जिस मनुष्य की शुद्धि प्रधान रूप से हुई वह प्रथम दिन प्रातः सायं दोनों समय तथा दूसरे दिन प्रातः काल कुल 3 समय पेया को ले, चौथे दिन अकृतयूष दोनों समय, 5वें दिन प्रातः भी यही ले, 5 दिन सायंकाल कृतयूष और छठे दिन दोनों समय कृतयूष ले। इस प्रकार मांसरस खाने वाले यूष के स्थान पर मांसरस ले सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। 7वें दिन पर भोजन आ जाए। इस प्रकार मध्य शोधन के बाद 2-2 भोजन कालों में एवं अवर शुद्धि में केवल 1 भोजन काल में पेया आदि लेने के लिए आचार्य ने बोला है। मध्य शुद्धि में 5वें तथा अवर शुद्धि में 3रे दिन प्राकृत भोजन लेने के लिए बोला आचार्य ने। इसका जो पेया आदि क्रम का जो डायग्राम है वो आप लोगों को फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। पेया आदि क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, ये प्रथम जो 7 दिन बोला है, उसके बाद 5 दिन, उसके बाद 2 दिन, ऐसा आचार्य ने पेया आदि क्रम का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, पेया आदि क्रम का फल। कहता है पेया आदि क्रम के फल में क्या बताया, बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। जो अग्नि, जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि एक तिनका गोबर आदि से उद्दीप्त बनकर धीरे धीरे महान, स्थिर और सबको भस्म करने वाली हो जाती है, उसी प्रकार वमन से शुद्ध किए हुए मनुष्य की अंतः अग्नि पेया, विलेपी, अकृत, कृतयूष, मांसरस आदि क्रम से महान, स्थिर और सब कुछ पचाने वाली हो जाती है। जब यहाँ पे ये अन्न काल के बारे में बात करता है, अन्न काल मतलब ईटिंग पीरियड्स, एक समय में मतलब एक दिन में 2 अन्न काल होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी, तो हमें 2 बार भोजन करना चाहिए। क्या कहता है, इफ द मैक्सिमम वॉमिटिंग बाउट्स, अगर अति मात्रा में वमन कर्म किया गया या उत्तम मात्रा में किया गया, तो पेशेंट को पेया, विलेपी, अकृतयूष और कृतयूष और मांसरस देना चाहिए। यहाँ पे वेज नॉन वेज का दोनों ध्यान रखेंगे। 3 ईटिंग पीरियड्स में ईच, ये जो पेया को भी 3 समय, जैसे मॉर्निंग में दिया, फिर शाम को भी देना और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी देना। विलेपी को भी फिर वैसे ही नेक्स्ट इवनिंग में, फिर मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में। अकृतयूष को भी फिर मॉर्निंग में, इवनिंग, मतलब इनको 3-3 बार देना है। पेया को भी 3 बार देना है, विलेपी को भी 3 बार, अकृतयूष को भी 3 बार, कृतयूष को भी 3 बार और मांसरस को 3 बार। ऐसे करके इसके अलावा 1 2 3 4 5 5 या 15 अन्न काल तक केवल यही खिलाना है और पेशेंट को इसके अलावा कुछ नहीं देना। और जब आपको उत्तम के बाद मध्यम अगर किसी को वमन कर्म करवाया है, तो ये जो अन्न काल जो बताए गए, ये ईटिंग पीरियड्स बताए गए, इज़ 2, मतलब पेया को भी 2 बार देना, विलेपी को 2 बार, मतलब 10 अन्न काल तक ये 5 देने हैं। और हीन योग अगर करवाया है तो नंबर ऑफ ईटिंग पीरियड अन्न काल इज़ 1, मतलब 5 अन्न काल तक केवल यही करवाना, उसके बाद साधारण भोजन करवा देना, प्रारंभ करना है। कहता बेनिफिट्स ऑफ संसर्जन क्रम, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे एक स्पार्क मिल जाती है तो वो सब कुछ जला भस्म कर देती है, उसी प्रकार संसर्जन क्रम जब शोधन हो जाता है उसके बाद जब हमारी अग्नि
अल्प हो जाती उसको दोबारा से उठाने के लिए ये संसर्जन क्रम का वर्णन किया गया है। नंबर ऑफ बाउट्स एंड क्वांटिटी, हीन योग में 4 वेग और मध्यम वेग में 6 वेग और अति योग में 8 वेग, ऐसा आचार्य ने 4, 6, 8 इसको हीन, मध्यम और उत्तम के हिसाब से याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि विरेचन के 10, 20, 30 वेग हैं और इसमें मात्रा 1, 2 और 4 प्रस्थ बोली गई है। विरेचन में 10, 20, 30 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हीन योग में 10 वेग, परगेशन और हाफ प्रस्थ, इसमें मात्रा 384 ग्राम मात्रा रहनी चाहिए। मध्यम वेग में 20 वेग और 1 प्रस्थ या 768 ग्राम इसमें मात्रा रहनी चाहिए। अति योग में 30 वेग, इसमें 2 प्रस्थ अर्थात 1.5 किलो, 1 किलो 536 ग्राम ये इसमें मात्रा रहनी चाहिए। और वॉमिटिंग थेरेपी हमें कब तक करवानी है? जब तक एक्सपल्शन ऑफ पित्त ना हो जाए, जब तक पित्त ना दिखाई देने लग जाए तब तक हमें वमन करवाना चाहिए। विरेचन कब तक करवाना चाहिए? जब तक कफ बाहर ना निकलने लग जाए। और मेजरमेंट टू बी डन आफ्टर रिजेक्टिंग 2-3 बाउट्स, और ये जो इनकी मात्रा जो काउंट करनी है कि इतनी मात्रा में उतनी मात्रा में, ये सभी पहले 2 से 3 वेगों के आने के बाद काउंट करना है। कंटेनिंग फीसिस इन केस ऑफ विरेचन, विरेचन के समय पे उसका पुरुष को इकट्ठा किया जाए। एंड आफ्टर रिजेक्टिंग द मेडिसिन एमेटिक ड्रग इन केस ऑफ वमन, और वमन कर्म के दौरान जब उसको जो औषधि पिलाई गई उसको एक तरफ करके फिर उसके बाद उसको काउंट करना चाहिए, ऐसा आचार्य ने बतलाया है। परगेशन थेरेपी प्रोसीजर, विरेचन की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में कहता है। आफ्टर वमन कर्म करवाने के पश्चात पेशेंट इज़ गिवन संसर्जन रेजिमेन। क्या कहता है आचार्य? संसर्जन क्रम जो ऊपर पेया, विलेपेय, कृत मांसरस, यूस आदि जो पिलाया गया, जो उसमें जैसे फर्स्ट में 3 बार देना है, फिर 2 बार, फिर 1 बार। आफ्टर दैट ही गेन गिवन स्नेहन एंड स्वेदन ट्रीटमेंट, उसके बाद उसको दोबारा स्नेहन और स्वेदन करवाना चाहिए। क्या कहता है आचार्य? हाँ, अब विरेचन के लिए कहता है कि आचार्य विरेचन में जैसे बोला कि पहले स्नेहन स्वेदन करवाएंगे, फिर उसके बाद उसको मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ का विचार करके आचार्य उसको विरेचन दिलवावे। मृदु कोष्ठ में क्या कहता है कि बहुत पित्त वाला यदि कोष्ठ है तो मृदु होता है, इसको दूध से विरेचन करवाना चाहिए। क्रूर कोष्ठ है, प्रचुर वात वाला यदि क्रूर कोष्ठ है तो उसको निशोथ एक ड्रग है जिसको श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य भी के अंदर काउंट, त्रिवृत को काउंट किया। निशोथ बहुत तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य है, इसमें विरेचन भी कठिनाई से होता है। प्रचुर वात वाले को, क्रूर कोष्ठ वाले को ये करवाएंगे। पित्त में कषाय और मधुर द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। कफ में कटु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। वात में स्निग्ध उष्ण लवण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। एरंड तेल आदि का विरेचन देना चाहिए, वात में कहता है, याद रखेंगे। आरगवद आदि से पित्त में, कुटकी आदि से कफ में विरेचन देने के लिए आचार्य ने बोला है। पार्ट 2 यहाँ आज ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे बताएंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।